तो आज हम हिस्ट्री की 8 क्लास की चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक साधारण कंपनी से कैसे एक विशाल साम्राज्य को अपने हाथों तले शासन करने लगता है। तो होता क्या है कि अभी तक हमने जो 7th क्लास की लास्ट चैप्टर है वहाँ पर देखा कि कैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है और मुग़ल साम्राज्य के बाद कुछ क्षेत्रीय रियासतें अपनी ताकत दिखाने लगती है। 1707 में जो आखिरी मुग़ल बादशाह होते हैं औरंगजेब, उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ मुग़ल सूबेदार और बड़े जमींदार लोग अपनी ताकत दिखाने लगते हैं और इस तरह से क्षेत्रीय रियासतें का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसी बीच होता क्या है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात 1751 से 1800 में अंग्रेज के रूप में एक नए ताकत उभरने लगता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज एक नए ताकत के रूप में उभरने लगती है। यह एक जब भारत में आती है तो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी होते हैं, बट आगे यह एक पूरे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लेता है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है। जब 1857 की क्रांति होती है तो वो लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं उन्होंने इसे अपने नेता के रूप में चुनते हैं। जो मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह होते हैं बहादुर शाह जफर, उसको क्या है अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनते हैं। यह दिल्ली इसका क्षेत्र होता है दिल्ली, और दिल्ली में ही 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का जो कैप्टन होता है उससे बोला जाता है कैप्टन हडसन। ठीक है, कैप्टन हडसन यह दिल्ली से संबंधित है और दिल्ली में 1857 की जो क्रांति होती है उसको दबाने की कोशिश करता है। इन्हें क्या होता है, 1857 की क्रांति के इन्हें दोषी के रूप में माना जाता है और इसे रंगून जेल भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर को। तो अब देखते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सोलह सौ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो उस टाइम पर इंग्लैंड की महारानी होती है एलिजाबेथ प्रथम। इन्हें एक चार्टर जारी करता है। चार्टर का मतलब कुछ नहीं होता है, चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य यह होता है कि पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे ही ये चार्टर एलिजाबेथ द्वारा जारी किया जाता है
तो इसका मतलब है कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में केवल यही ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकता है। इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता। तो चार्टर का मतलब, चार्टर या फिर इजाजतनामे का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा पूर्व के व्यापार पर। अब होता क्या है, इस चार्टर के मदद से इंग्लैंड की कंपनियों को तो आने के लिए रोका जा सकता, बट यूरोप में और भी ताकतें थी, जैसे पुर्तगाल, डच, उन लोगों को आने से नहीं रोक सकते थे ये जो शाही दस्तावेज थे, क्योंकि उन लोगों का शासक कोई और होता था। तो इस मैप में थोड़ा सा देखते हैं। तो इंग्लैंड के जहाज, ये वाला पार्ट इंग्लैंड है, ये जो ब्रिटिश है यहाँ से, ठीक है। तो इससे पहले भी पहले व्यापार कैसा होता था भारत से, ये होता है इटली। यहाँ से सामान को, यहाँ भारत से सामान को ऐसे लेकर जाया करते थे, यहाँ से फिर इस भूमध्य जो सागर है उससे होते हुए ये, और ये वाला पार्ट यूरोप है, मोटा मोटा ये वाला पार्ट। तो जब इंग्लैंड इंग्लैंड जब यहाँ से केप ऑफ गुड होते हुए जब वो भारत जाता, इससे पहले इससे पहले होता क्या है, पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मोटा मोटा यहाँ मान के चलो, स्पेन और पुर्तगाली। तो यहाँ से ये लोग पहले यहाँ आते हैं केप ऑफ गुड, और ये वाला पार्ट केप ऑफ गुड होते हुए ऐसे करके यहाँ पर भारत को आते हैं। तो 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत को आता है, और पुर्तगाली लोगों ने गोवा को अपना ठिकाना बनाता है, पहला ठिकाना। पुर्तगाली के बाद डच, फ्रांसीस या यूरोपीय ताकत भी भारत को आते हैं। तो जैसे ये लोग का आना हुआ, इन लोग जो है वो लोग क्या करते थे, बारीक जो सूती कपड़े होते थे, जो कि उस टाइम पे यूरोप के बाज़ार में भारी मांग हुआ करती थी, इस तो जो बारीक कपड़े होते थे जो भारत से लेकर वो लोग जाया करते थे। बारीक सूती कपड़े के अलावा अंग्रेज लोग मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये सामग्री भी यूरोप को लेकर जाते थे, और उससे मोटी रकम लाभ के रूप में कमाते थे। अब हुआ क्या, अब सभी इस तरह से ये लोग आने लगे, तो उन चीज़ों की, रेशमी कपड़े, काली मिर्च, मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का शुरू होना। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड में हम ट्राई करेंगे। तो पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित करना होता है। यहाँ पर फैक्टर कहा जाता था, लेकिन फैक्टर का मतलब यह नहीं होता था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। यह एक प्रकार से वायर हाउस थी। यहाँ पर जो चीज़ों को निर्यात किया जाना था, उन्हें क्या किया जाता था, जमा किया जाता था। और कुछ अब समय बीतता जाता है, तो कंपनी के लोग इसी फैक्टर के आसपास चारों तरफ किला बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही देखने को मिलता है। एक 1696 में कंपनी किला बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी को खरीद लेते हैं, और इसी गांवों को ये लोग कलिकाता बोलते हैं, जो बाद में कलकत्ता बन जाता है। तो कई मुगल सम्राटों ने इन लोगों के लिए फरमान जारी किए हैं, जैसे कि एक
औरंगजेब ने ही फरमान जारी किए। औरंगजेब ने फरमान जारी किए। फरमान एक शाही आदेश होता था। इसमें क्या होता था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की आज़ादी दी जाती थी। औरंगजेब ने ये फरमान जारी किए थे जिसके अनुसार कंपनी को कोई भी शुल्क न देते हुए व्यापार करने की छूट थी। लेकिन यह जो छूट थी केवल कंपनी को थी। जो निजी तौर पर जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उनके लिए नहीं थी। लेकिन वो लोग भी इनका गलत इस्तेमाल करते थे। और यही कारण होता है कि बाद में जो लड़ाइयाँ होते हैं उनका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो मुगल सम्राट द्वारा फरमान या छूट दिए जाते हैं उन्हीं से संबंधित होते थे। उन्हीं पर भेदभाव होते हुए वो लोग आपसी लड़ाई लड़ने लगते हैं। अभी देखेंगे आगे। ये रॉबर्ट क्लाइव है। 18वीं सदी में होता क्या है, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव बढ़ने लगता है। तो मुर्शद कुली खां, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, बंगाल के संस्थापक होते हैं। मुर्शद कुली खां, उसके बाद है अली वर्दी खान, उसके बाद है सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसे। यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी के लोग जो फरमान दे होते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। वो लोग निजी तौर पर भी व्यापार करते हैं और शुल्क नहीं चुकाते। इससे होता क्या है कि जो बंगाल की राजस्व होती है उनमें कमी होते हैं। तो अब देखते हैं पालसी के युद्ध। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और कंपनी जो है इसके ताकत से काफ़ी भयभीत होते हैं। और इसलिए सिराजुद्दौला की जगह वो लोग, कंपनी के लोग, एक ऐसे नवाब बनाना चाहते हैं जो कि उनके इशारों पर चले और सत्ता का उपयोग उनके इशारों पर करे। तो सिराजुद्दौला ने लड़ाई के 3 कारण हैं। सिराजुद्दौला का कहना होता है कि कंपनी के लोग जो उनकी राजनीतिक मामलों होते हैं उसमें टांग ना अड़ाएं और उनके फैक्टर के आसपास किलाबंदी जो दीवारें बनाए जाते थे वो किलाबंदी को रोकें और जो बाकी राजस्व थे उन्हें चुकाए। यह 3 मांग होता है सिराज उद्दौला का। बट क्या होता है, न तो कंपनी और न ही बंगाल के ना दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। ये लोग किलाबंदी स्टार्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों के साथ जो कासिम बाजार है वहाँ पर स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर ये हमला कर देता है और वहाँ के फौज के कंपनी के जो अफसर होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। गोदाम पर ताला डाल दिया जाता है। अंग्रेजों को हथियार छीन लिए जाते हैं। बट जैसे ही पता चलता है कंपनी को कि कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जा कर लिया गया है, ये खबर सुनते ही मद्रास में कंपनी के जो अफसर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, उनके नेतृत्व में एक सेना रवाना होता है बंगाल को। और आखिरकार यही 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पालसी के मैदान पर सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जिसे हमारे इतिहास में पालसी का युद्ध कहा जाता है। इसमें सिराजुद्दौला का हार का एक सबसे बड़ा कारण होता है उसी के एक सेनापति होते हैं मीर जफर। यह क्या होता है, इसकी जो टुकड़ियां होती है, सेना की टुकड़ियां होती, वह युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं। और वजह यह है कि कंपनी के जो अफसर होते हैं वो लोग मीर जफर को अपने साथ मिला लेते हैं कि उन्हें यह बोला जाता है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के बाद उन्हें बंगाल की नवाबी सौंप दी जाएगी। तो पालसी के जंग के बाद सिराज को मार दिया जाता है। अब मीर जफर यहाँ बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यह कंपनी को बड़े बड़े
उपहार दिए देते हैं। अब धीरे धीरे होता क्या है कि मीर जफ़र भी कंपनी का विरोध करने लगता है, तो मीर जफ़र को फिर हटा दिया जाता है, इसे भी हटा दिया जाता है। अब क्या है, मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम को भी परेशान करने लगते हैं, तो बक्सर की लड़ाई मीर कासिम वर्सेस मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हें क्या है, बक्सर की युद्ध, बक्सर की युद्ध 1764, टाइमलाइन याद रख लो। तो जो बक्सर की लड़ाई होती है, एक तरफ मीर कासिम होते हैं और दूसरे प्रतिद्वंदी होते ईस्ट इंडिया कंपनी। और होता क्या है, ये बक्सर की लड़ाई हार जाते हैं मीर कासिम, और उसे बंगाल से बाहर कर दिया जाता है और मीर जफर को दोबारा नवाब बना दिया जाता है। और इस नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना होता है। अब होता क्या है कि मीर जफर की मृत्यु 1765 में मृत्यु हो जाती है। अब कंपनी जो कि पहले शासन करने का इच्छुक नहीं होते थे, बट क्या कहते हैं, इनके जो कठपुतली नवाब होते हैं उनके अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने खुद ऐलान कर दिया कि अब खुद ही हमें नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में एक ये टाइमलाइन याद रखना, कंपनी को क्या होता है, बंगाल प्रांत की दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। अब दीवानी का मतलब होता है, ये बहुत बड़ा टर्म्स है, बट आप लोग समझ लेना, दीवानी शब्द का होता है राजस्व। तो 1765 में बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल की राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, उनको दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। तो बंगाल को जो विशाल राजस्व होते हैं, उन संसाधन पर कंपनी का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। अब इस टाइम पे होता क्या है, पहले क्या होता था कि ब्रिटेन सोना चांदी अपने यहाँ से लाते थे और उसी सोने चांदी से यहाँ से सामान खरीद कर बेचते थे। लेकिन अब इस टाइम पे होता क्या है, अब उसे तो बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं, तो बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता था उनसे ही भारत में वस्तुएं खरीदी जाती थी और उसे ऊंचे दामों पर ब्रिटेन में बेचा जाता था। इसे ही बोला जाता है आम का दाम गुठलियों का दाम, ऐसे कुछ होता है ना, वैसे मतलब इन्हें डबल फायदा होने लगता है, सीधी सी बात। अब कंपनी का फैलता शासन, ये थोड़ा सा इधर उधर की बातें हैं। अगर हम कंपनी के शासन काल को देखें तो मोटा मोटा 1757 पालसी की युद्ध से 1857 की क्रांति तक, बाद में क्या होता है कि यहाँ की जो सत्ता होते हैं वो क्राउन को सौंप दिए जाते हैं, आगे देखेंगे। अभी इतना ही लेते हैं, क्या ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखना अच्छा नहीं होता है। तो अभी जो आएगा सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे। तो 1757 से 1857 के बीच जो 100 साल की है, उस 100 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा करता है। कहने का तात्पर्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज करता है। बक्सर की लड़ाई के बाद होता क्या कि भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए जाते हैं। ये कंपनी के राजनीतिक व्यवसायिक प्रतिनिधि होते हैं। बक्सर की युद्ध 1764 में होता है, तो भारतीय रियासतों पर क्या होता है, रेजिडेंट, एक सेना की टुकड़ी होती है, रेजिडेंट का मतलब, उन्हें जो भारतीय रियासतें होते हैं वहाँ पर एक तैनात कर दिए जाते हैं ताकि विद्रोह ना कर सके। और ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता है और उन्हें आगे बढ़ाना होता है। अब इस तरह की चीज़ें तैयार होती है कंपनियों की रियासत पर सहायक संधि। ये देखते हैं सहायक संधि, ये सहायक संधि क्या होते हैं।
सहायक संधि से तात्पर्य होते हैं कि जो रियासतें या जो राज्य इसे स्वीकार करते थे उन्हें अपने सेना, स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता है सहायक संधि पर। ये इम्पोर्टेंट है। जो सहायक संधि होता क्या है, उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता है और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो भी राज्य है अगर वो सहायक संधि मान लेते हैं तो पहला क्या करेगा, वो तो अपना सैनिक सेना जो है उसको भंग करेगा और कंपनी उसकी सुरक्षा करेगी। और इसी सुरक्षा के बदले कम जो राज्य है वह कंपनी को पैसा देता है। सेना के रख रखाव के लिए राज्य कंपनी को पैसा देता है। और इसमें अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते हैं तो जुर्माने के तौर पर जो उसके राज्य होते हैं उसे कुछ इलाका कंपनी को देना पड़ता है या कंपनी उसे कब्जे में ले लेती है। इसी तरह से क्या होता है, 1801 में अवध के नवाब जो कि सहायक संधि अपनाते हैं, किसके कारण? रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल होते हैं। उसी के टाइम पीरियड में अवध के नवाब सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और वह पैसा अदा करने में चूक जाते हैं। इससे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके इलाके को कब्जे में कर लेते हैं। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कुछ इलाके ये लोग छीन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से सहायक संधि क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सहायक संधि को समझ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसे रिकैप कर लेना। अब चलते हैं टीपू सुल्तान। जब ये तो हो गया सहायक संधि, एक क्या है अपना राज्य बढ़ाना है तो राज्य पर सहायक संधि थोप दिया जाता था। बट क्या होता था, अगर कंपनी को राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देते थे तो वह कंपनी प्रत्यक्ष रूप से सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाते थे, जैसे कि दक्षिण राज्य में मैसूर पर होते हैं। तो मैसूर पर हैदर अली इसका टाइम पीरियड इतना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हैदर अली का पुत्र होता है टीपू सुल्तान। तो मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। ये मालबार तट पर स्थित इलाका है मैसूर, और यहाँ पर काली मिर्च और इलायची यहीं के बंदरगाह से निर्यात किए जाते थे। बट होता क्या है, टीपू सुल्तान इस निर्यात को रोक देता है और स्थानीय सौदेगार को कंपनी के कारोबार करने से भी रोक देता है और काली मिर्च इलायची निर्यात को रोक देता है और वहाँ के जो स्थानीय सौदागर होते हैं उनको भी अंग्रेजों से कारोबार करने से रोक देता है। और टीपू सुल्तान के फ्रांसीस व्यापारियों से इनका घनिष्ठ संबंध होते हैं। इनकी सेनाओं में फ्रांसीस अधिकारियों की मदद ली जाती थी। तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान राजधानी की रक्षा करते हुए मर जाते हैं। इनमें टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहला ये टाइम पीरियड है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है और 1799 आखिरी लड़ाई होते हैं आंग्ला मैसूर, जिसमें क्या है टीपू सुल्तान मृत्यु हो जाते हैं और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दिए जाते हैं। तो टीपू सुल्तान के पास इतना ही है कि 4 लड़ाइयाँ लड़े जाते हैं। टीपू सुल्तान के पिता का नाम है हैदर अली और टीपू सुल्तान के जो सेना होते थे उसमें फ्रांसीसियों का मदद लिया जाता था। अब देखते हैं आंग्ला मराठाओं से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिरी में कंपनी
मराठों की ताकतों को और काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार होती है और ये लोग दिल्ली से देश का शासन जो चलाने का सपना होता है वह चूर चूर हो जाता है और राज्य की बगडोरे सिंधिया होलकर गायकवाड़ जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चले जाते हैं और ये सारे सरदार एक मंत्री के अंतर्गत राजमंडल के सदस्य होते हैं और उस जो मंत्रिमंडल होते हैं उसका मेन नायक होता था पेशवा, सर्वोच्च मंत्री, और उसके बाद ये जो होते हैं उनके कुछ राजवंश जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इन सबों के एक राजमंडल होते थे जिनके प्रमुख होते थे पेशवा, वह सर्वोच्च मंत्री होते थे। पेशवाओं ने जो शासकीय और राजमंडल सैनिकों का प्रमुख हुआ करता था पेशवा, जो राज्यमंडल होते थे, और ये लोग पुणे में रहते थे। अगर मराठा योद्धा की बात करें तो महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के दो महत्वपूर्ण मराठा योद्धा और राजनीति हुए हैं। महादजी सिंधिया, नाना फडणीस। तो इन लोगों के बीच भी लड़ाइयाँ होते हैं। पहले युद्ध होता है जिसमें 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म होता है। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1782 में होता है और 1780 होगा, 2 साल तक शायद 2 साल तक होता है, आगे देखेंगे हम। तो 1782 में सालाबाई की संधि के साथ जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध होता है वो खत्म होता है। दूसरी जो आंग्ला मराठा युद्ध होते हैं वो 1803 से 1805 पर लड़ा जाता है और इसका नतीजा होता क्या है, उड़ीसा और यमुना नदी के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं। और तीसरी आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1819 के मध्य होता है जिसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया जाता है और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर में पिट्टूर में भेजकर पेंशन पर भेज दिया जाता है। और इस पूरे भूभाग दक्षिण में स्थित मराठों के कई जो भूभाग क्षेत्र थे वो दक्षिण तक फैले हुए थे, उन पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा सर्वोच्चता के सिद्धांत। यहाँ पर उतना तो दिखता नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। तो होता क्या है, 1830 में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डर जाती है। रूस उस टाइम पर जो तत्कालीन रूस के शासक थे वह एक मतलब क्षेत्र जीतने की चाह उनमें में थी, जैसे कि अलेक्जेंडर था उसी टाइम पे, तो ये भारत पर आक्रमण करने वाले थे ऐसे बोला जाता था। तो इसी डर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उन लोगों को डर था कि रूस कहीं आक्रमण न कर दे। तो आक्रमण करने के लिए एक ही जो पॉइंट था वो है उत्तर पश्चिमी वाला इलाका, क्योंकि जो उत्तर है वहाँ पर तो हिमालय जो पर्वत है वह वहाँ से आक्रमण करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उत्तर पश्चिमी। तो इसी साइड से रूस आक्रमण न कर दे, यही सोच के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम की ओर नियंत्रण स्थापित करने की चाह रखते हैं। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद क्या होता है, 1843 में सिंध भी इनके कब्जे में आ जाते हैं। अब बारी आती है पंजाब की। बट क्या है, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी को
पूरे जोर से विरोध करते हैं और ये लोग भी दो लंबी लड़ाई लड़ते हैं और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लेते हैं। तो अब आती है विलय नीति। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक नई नीति अपनाए जाते हैं जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। और इस विलय नीति में होता क्या थे, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उस रियासत को हड़प कर कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया जाता था। और इसी आधार पर कई रियासतें जैसे कि सतारा, इनका टाइमलाइन भी थोड़ा सा देख लेना, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इन इलाकों पर विलय नीति के अनुसार कंपनी कब्जा कर लेती है। और 1856 में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। वहाँ पर होता क्या है, कुशासन के आधार पर कंपनी, कुशासन है ना, कुशासन, ये याद रखना। इस यहाँ पर तो क्या है, विलय की नीति के अनुसार विलय किया जाता था कि वहाँ के शासक का कोई पुरुष वारिस नहीं है तो राज्य कंपनी के हो। बट ऐसा 1856 में अवध के साथ नहीं था, तो उन्होंने एक नया तर्क दिया कि वहाँ का जो नवाब है वह कुशासन के अनुसार राज्य में कुशासन के आधार पर राज्य को हड़प लिया जाता है। और इसी आधार पर जो राज्य के क्षेत्र को हड़पा जाता है, वही बाद में 1857 की महान क्रांति के रूप में यह तत्कालिक कारण होता है। इसी के फलस्वरूप जो लोगों को गुस्सा होता है वह भड़क उठता है। तो ये तो हो गया, ये देख सकते हैं 1797 में ब्रिटिश जो शासन थे वो ये बस यहीं पर थे, बंगाल, कुछ ये वाला साइड, कुछ मैसूर में। और ये 1840 में देखिए जो भी ये वाला है ना, ये अंग्रेजों का है, ये वाला पार्ट। और ये देखिए जब 1857 होता है तो लगभग पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों द्वारा शासन स्थापित कर लिया जाता है। तो अब नए शासन की स्थापना करते हैं जब वारेन हेस्टिंग्स एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे और इन्होंने कंपनी की जो ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की है। वारेन हेस्टिंग्स के समय कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। और मोटे तौर पर इसी जो प्रशासकीय इकाई होती थी उसे बोला जाता था प्रेसिडेंसी। इनकी संख्या 3 थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। यह कुछ नहीं प्रशासकीय इकाई थी। जैसे अभी भारत को राज्यों में डिवाइड किया जाता था ना, इसीलिए उसी तरह से उस टाइम पर, ताकि शासन को आसानी से चलाया जा सके, इसीलिए उसको प्रशासकीय इकाइयों में बांट दिया जाता था और जिन्हें उस टाइम पर प्रेसिडेंसी बोला जाता था। इनकी संख्या 3 थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई। और हर के पास हर जो प्रेसिडेंसी होते थे उनका गवर्नर होता था, एक गवर्नर होते थे। और इन सब के गवर्नर के ऊपर में भी एक होता था जिसको बोला जाता था गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग। और ये जो सिस्टम है ना, उसको शुरुआत करने वाले वारेन हेस्टिंग ही है, जिन्होंने क्या किया, ये गवर्नर जनरल वाला पोस्ट इजाद करते हैं। इसने क्या किया है, न्याय व्यवस्था पर 1772 में न्याय व्यवस्था को नई
सिरे से फिर होते हैं। इसने हर जिले में 2 अदालत होती थी। एक अदालत होती थी फौजदारी अदालत और सेकंड होती थी दीवानी अदालत। तो जो दीवानी अदालत होते थे उनके मुखिया जो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे दीवानी के, और उसके साथ मालवीय और हिंदू पंडित जो कि भारतीय कानून का व्याख्या करते थे वो भी उनके साथ होते। बट जो फौजदारी अदालत होते थे वहाँ पर काजी और मुफ्ती जो कि मुगल काल से ही ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी काम करते आ रहे हैं, वो लोग ही फौजदारी अदालत में अब भी फौजदारी अदालत में की सुनवाई काजी और मुफ्ती लोग करते थे, लेकिन किसके, कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। ये थोड़ा सा टर्म्स इधर उधर वाला है। देखो होता क्या है। पहला है फौजदारी। फौजदारी है, एक है दीवानी। तो दीवानी जो अदालत है, इन अदालत के होते थे यूरोपीय जिला कलेक्टर। और फौजदारी काजी प्लस मुफ्ती। ये अधिकारी मुगल काल से ही चले आते हैं, उन्हीं को होता है। बट इसमें क्या है, ये जो कलेक्टर होते थे उनका नियंत्रण होता था इनके ऊपर। तो सुनवाई तो ये करेगा, बट सहायक के तौर पर होगा मौलवी प्लस हिंदू पंडित। अगर कोई हिंदू व्यक्ति को सुनवाई करे तो उस टाइम पर इनसे मदद ली जाती थी, हिंदू पंडित से, और वह मुस्लिम हो तो मौलवी से। और मेन होते थे जिला कलेक्टर जो कि एक यूरोपीय होता था। तो ये जो न्याय व्यवस्था है ये भी वारेन हेस्टिंग ने द्वारा इजाद किए गए हैं। अब होता क्या है, हिंदू में धर्मशास्त्र की अलग अलग व्याख्याएं होते हैं, उनके शाखाओं के अनुसार स्थानीय कानून अलग अलग व्याख्या करते थे। इसलिए समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों ने भारतीय कानून का संकलन को एकरूपता लाने के लिए संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया, और इसको एन बी हॉलहेड ने इसी संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। और 1787 में मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार की ली गई। और 1773 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, और कलकत्ता में ही अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की जाती है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और ये कहाँ पर की जाती है, कलकत्ता में। तो अब इधर देखते हैं। हाँ, तो जो भारतीय जिले होते थे, तो कलेक्टर जो एक बड़ा पद होता था, और इसके नाम से ही पता चलता है कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाले। तो इनका मुख्य काम होता था लगान और कर इकट्ठा करना, और न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों और दरोगा का सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इनके कार्यालय को कलेक्ट्रेट कहा जाता है, और जो कि सत्ता संरक्षण का नया केंद्र बन जाता है। और जो पुराने सत्ता केंद्र होते हैं वो
किनारे पर ढकेल दिए जाते हैं। तो अब कंपनी के फौज में अपने लिए तो कोई वैसा नहीं दिखता है। 28वीं सदी में मैच लॉक। तो अब मोटा मोटा होता क्या है, एक कंपनी के फौज होते हैं कि उस टाइम पर कैसे कैसे फौज हुए करते हैं। तो जो स्थानीय जमींदार होते थे और इनके नीचे में ग्रामीण इलाकों में जो किसान होते थे, उनकी जमींदारों के नीचे किसान लोग काम करते थे। और जब मुगल मुगल टाइम पर होते थे ना, मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर यही जमींदार जो पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे किनको, मुगल सेना को। तो ईस्ट इंडिया में इस टाइप के नहीं होते थे, इन्होंने सेना के लिए भर्ती शुरू कर देते हैं अपने तरीके से। और अंग्रेजी अपने सेना को सिपाही बोलते थे, जो सिपाही से ही बना हुआ है, अंग्रेजीकरण है उसका। और इसमें कुछ मॉस्केट, तोड़दार बंदूक, जो बंदूक होते हैं उसे बीच से तोड़ा जाता था और उसमें बारूद भर दिया जाता था। उस टाइप के बंदूक को मॉस्केट बोला जाता था। और मैच लॉक, उसमें आग जलाकर पहले बंदूक को तोड़ा जाता है, फिर उसमें बारूद जलाकर उसमें आग जलाया जाता था। ऐसे बंदूक होते थे। कंपनी से ध्यान रखते हुए इधर उधर की बातें नहीं। तो 1857 के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। अब देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस तरह से अगर हम लोग व्यवहारिक स्तर पर जाएं तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।